सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। बहुत से अहम मामलात इन पर बात की जाएगी और आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे। आज जो DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत से अहम पॉइंट्स जिन पर उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और कुछ क्लैरिटी उन्होंने दी है। जो हम लोग सुनते आ रहे थे, PDM का मौक़िफ़ भी सियासत में जो फ़ौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुनासिब भी नहीं समझा कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब दिया जाए। दूसरा, 5th जनरेशन वॉर की उन्होंने बात की है। जो यहाँ पर ऑपरेशंस होते रहे हैं, जो जंगें हम लोगों ने लड़ी हैं, उनमें जो कामयाबियाँ मिली हैं, उसके बाद की सूरत हाल पर उन्होंने बात की है। कितने फ़ीसद कहाँ पर हम लोगों ने सूरत हाल अमनो अमान की बेहतर की, उन्होंने सारा कुछ बताया। इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीगर मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त नून लीग से सिद्दीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और PTI से नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी। बहुत अहम का आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जो उन्होंने बातें की हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5th जनरेशन वॉर की उन्होंने बात की है, जो कि भारत कर रहा था पिछले कई सालों से, जो पाकिस्तान के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, मैं चाहूँगी कि आम आदमी के लिए आप थोड़ा सा इसको बता दें कि 5th जनरेशन वॉर है क्या और बहैसियत कौम हमने किस तरह इसमें अपना किरदार अदा करना है। जनरेशन वॉर जो है ना, ये एक नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी वॉर की, जिसमें बिफोर यू गो विद कन्वेंशनल मीन्स ऑफ वॉर, आप अपने मीडिया को, अपनी तमाम रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करते हैं डिस इन्फॉर्मेशन के लिए। आप उसमें कोशिशें करते हैं कि आपके अवाम में और फौज में फासले बढ़ जाएं, हुकूमत पे एतमाद ख़त्म हो जाए, अपोजिशन को आप हिट करते हैं, उसके बाद फाइनेंसिस को आप हिट करते हैं, इकॉनमी को हिट करते हैं, मोरल डाउन कर देते हैं, ताकि जब लड़ाई हो तो उससे पहले अवाम इतने मुतफ़र हो चुके हैं कि वो फिर ऐसे यूनिट जो होती है नेशन में फाइट ना करते हैं, उनकी विल ब्रेक करनी होती है। ये इसका मकसद होता है। और जिसमें आपने देखा कि DGSP ने बड़े क्लियर कहा, डिसइन्फॉर्मेशन EU डिसइन्फॉर्मेशन गैप जो है उसने काफ़ी इंकशाफ किया है। पाकिस्तान में हाइब्रिड ब्लड का अटैक हो चुका है, चाहे चाइनीज एम्बेसी की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, या भी जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, हर लिहाज से मुल्क में इंतशार फैलाना, कॉन्फिडेंस सेट करना ये किया जाता है। आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, आप बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, ये सब कुछ पार्ट ऑफ जनरेशन वॉर। ठीक है, तो इसमें बहैसियत कौम हम अपना किरदार किस तरह निभा सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यू हैव टू फाइट दिस ऑल मीनर्स एज अ जो नेशन। आपको चाहिए कि हुकूमत में इंफॉर्मेशन रखें, इन्फॉर्म करें। DGSP हर कुछ दिन के बाद इन्फॉर्म करते हैं, अवाम को हर लम्हा ब लम्हा पता हो कि व्हाट इज हैपनिंग, हमारे दुश्मन क्या कह रहे हैं, उसके दुश्मन का नैरेटिव क्या है और उसको हमें डिफीट करने का है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम किरदार है वो आपकी हुकूमत और ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इतना नेगेटिव किरदार अदा कर रही है कि वो सबसे बड़ा सपोर्ट कर रही है एनिमी के नैरेटिव को, जो अवाम फौज को दूर कर दो और ट्रेडिशन को कमजोर कर दो। आई थिंक इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि और अवेयरनेस लेकर आए। हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो इसको लिखें, सेमिनार करें, मीडिया कवरेज की जाए, ताकि लोगों को पता हो कि एनिमी के टारगेट्स क्या हैं। टारगेट से अवाम, टारगेट से हमारी जो डिफरेंट डिस इन्फॉर्मेशन होती है वो किए जाते हैं। तो लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन रहेगी, लोगों को पता होगा कि हुकूमत अवाम के लिए क्या कर रही है, फौज क्या कुछ कर चुकी है और क्या करना है, क्या कुर्बानी है, ये सब चीजें पता होंगी तो आई एम श्योर के एनिमी के नैरेटिव। अच्छा, अब ये जो नॉन काइनेटिक जो एक डोमेन है, इसमें अपने इस्तेदादे कार को बढ़ाना कितना अहम होगा और इस पर हमारी जो फौज है उसको कितना मतलब जरूरी ले रही है और इस पर कितना गौर कर रही है? देखिए, फौज हमारी जो है वो हर लिहाज से हर चीज को काउंटर कर रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो वॉरफेयर हो, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो। हर लिहाज से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इसके ऊपर लगी हुई हैं। इनके जितने नेट हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं, स्लीपर सेल्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं उनको हम ब्रेक कर। तो ये चीजें हैं जो फौज अपना किरदार अदा करी। लेकिन साथ साथ हुकूमत के पास साइबर नेट के क्राइम भी हैं, उसके बाद और इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सब एजेंसीज को मिलके, चाहे वो आपकी आर्मी की हो या गवर्नमेंट की हो,
सबको मिलके अपनी एफर्ट्स को हार्मोनाइज करके, ठीक है, अपनी एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर इरबाज साहब, आपने अपना मौक़िफ़ हमें दिया, अपनी राय हमें दी। अब इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए पीपल्स पार्टी से इस वक्त नादिर गबोल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी सिद्दीकुल फारूक साहब। आज वाज़े तौर पर DGISPR ने बोल दिया है कि फ़ौज में तशवीश ज़रूर है लेकिन सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस हवाले से किसी सवाल का जवाब देना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता रहा लेकिन ये रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी। देखिए, हम भी यही कहते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान में फ़ौज का मुखालिफ कोई नहीं, बिल्कुल। फ़ौज अगर दिफा की ज़िम्मेदारियाँ अदा न करे तो मुल्क का दिफा नहीं हो सकता। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो लोग, वो 2 हों, 10 हों, 20 हों, सियासत में मुलव्वस होते हैं या जो ज़्यादा मुलव्वस होते हैं, उस वक्त फ़ौज दिफा की करने के काबिल नहीं रहती। इसीलिए हम फ़ौज के सियासत में हिस्से के या फ़ॉरेन पॉलिसी में हिस्से के या और किसी मामले में सिवाय दिफा के हम सब उस पर तनकीद करते हैं और मुखालिफ हैं। अच्छा, अब उन्होंने ये कह दिया आज कि जी हमें तशवीश है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, खुदा करे ऐसा ही हो, यही तो कौम चाहती है, और अगर ऐसा है तो हम बसरो चश्म इसे कबूल करते हैं। अच्छा, ठीक है, चलें सिद्दीकुल फारूक साहब आप मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूँगी कि इस पर जवाब देंगे नदीम कुरैशी साहब। उन्हें यकीनी तौर पर उन्होंने सिद्दीकुल फारूक साहब की गुफ्तगू सुननी होगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे। उसके बाद सेनेट का जो इलेक्शन होने जा रहा है उस पर भी बात होगी, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। आपने मुलाहिज़ा के इस हवाले से आपको आगे आने वाले बुलेटिन्स में भी अपडेट किया जाता रहेगा। अभी हम सूरत हाल पर बात करें DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर उन्होंने तमाम तर सूरत हाल पर बात की। नादर, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, आज DGISPR ने यह भी कहा है कि वैसे तो बनता नहीं है मौलाना साहब का पिंडी आना, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनको चाय पानी पिलाया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस तरह के मामलात से बिल्कुल अलग हैं, नहीं इनमें पढ़ना चाहते बिल्कुल भी। देखिए, बात तो बड़ी अच्छी की है DGISPR ने, और होना भी ऐसी चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में ऐसा होता है। हर मौजब डेमोक्रेटिक स्टेट में आर्मी एक अलग इंस्टीट्यूशन है विच इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल। दुनिया का हर मुल्क अपने फ़ौजियों की इज़्ज़त करता है और हम पाकिस्तानी भी इज़्ज़त करते हैं, पीपल्स पार्टी भी इज़्ज़त करती है। हम तो यही चाहते हैं कि जो फ़ौज की जो बका है, जो इज़्ज़त है, वो मेंटेन रहे, और वो उसी तरह मेंटेन रहेगी अगर फ़ौज पॉलिटिकल रहे और पॉलिटिकल इशूज़ पे ना कमेंट करे, ना इंटरफेयर करे। मगर देखिए, ये बयानात की हद तक तो ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख सबके सामने है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पहले अयूब खान ने 11 साल, उसके बाद याया खान 2 साल, उसके बाद ज़िया उल हक तकरीबन 10 साल, फिर मुशर्रफ अगेन तकरीबन 10 साल। तो फ़ौज अगर कहती है ये बात हम वेलकम करते हैं, मगर साथ साथ डिनाई नहीं कर सकती फ़ौज के माजी में डिक्टेटर्स आए हैं, उन्होंने डिरेल किया है डेमोक्रेसी को। और अभी भी जो एलिगेशंस आ रहे हैं PTI की तरफ कि उसको बैकिंग और सपोर्ट है, तो ये हम नहीं लगा रहे। तो इमरान खान खुद अपने जलसों में कहते थे कि जी एम्पायर की उंगली, और काफ़ी उनके रिकॉर्डिंग्स और पुराने वीडियोस निकले हैं जहाँ पे वो कहते हैं और मान रहे हैं कि फ़ौज की तरफ से उनको है सपोर्ट। और उनके खुद फैसल वाउडा रिसेंटली बूट लेके पहुंच गए थे ARY के शो पे। वो बूट का क्या मकसद था, किसी ने कभी पूछा फैसल वाउडा से? बाद में अगर आप पूछेंगे तो जाहिर सी बात है वो इन बातों पे मुकर जाएंगे। मगर पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान, कोई भी बाशऊर पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी बाशऊर, वो ये बात एक्सेप्ट करेगा कि अनफॉर्चुनेटली इंटरफेरेंस है जो कि नहीं होनी चाहिए। और अभी भी देखें, जो रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब थे और शहबाज शरीफ साहब थे। उसूलन वो मीटिंग चेयर करनी चाहिए थी इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर, मगर की आर्मी चीफ और ISI चीफ ने। तो इसका क्या मकसद है? उसके बाद क्या हुआ जब मरियम नवाज साहिबा के होटल में ज़बरदस्ती पुलिस घुसी और फिर जो सारा सामने आया कि फ़ौज की इंटरफेरेंस थी उसमें। वो तो खैर
उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारा किसी भी इस तरह के मामले से ना कोई ताल्लुक़ है, ना हम रद्द-ए-अमल देना मुनासिब समझते हैं। और उस वक्त भी बल्कि आप लोगों की पार्टी से ही बिलावल साहब ने जब उनसे दरख्वास्त की थी और उन्होंने तहकीकात का फिर सारा कुछ हुआ था, उसको एक पॉजिटिव जेस्चर की तरह लिया गया था और उसको कहा था कि अच्छी बात है अगर ऐसा किया गया और इसमें अपना किरदार अदा किया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं, आप कुछ बात कर लेते हैं नदीम आपसे। सेनेट के इंतखाबात सुना है काफ़ी रस्साकशी जारी है और आप लोग भी पूरी तैयारियां कर रहे हैं टिकट बांटने की, तो क्या चल रहा है सेनेट इंतखाबात को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेनेट के इंतखाबात ने आईनी तौर पर अपनी मुद्दत पर होना है और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है आपके सामने है, हम इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं सेनेट में अक्सरियत लॉबिंग की बातें हो रही हैं आप लोगों की पार्टी में, बनने जा रहे हैं। और ये जो अभी आपने लॉबिंग की बातें हो रही हैं कि आप लोगों के जो वज़रा हैं वो अपने रिश्तेदारों को नवाजने के चक्कर में है। जी, आप लोगों के कई वज़रा अपने रिश्तेदारों को नवाजने के चक्कर में हैं, पार्टी में काफी रस्साकशी जारी है, लॉबिंग हो रही है, कितनी सदाकत है इन खबरों में? देखिए, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है पाकिस्तान के अवाने बला का मेंबर बनना। कौन अपने आप को इस एजाज से महरूम रखेगा? और पार्टीज में हर शख्स की कोशिश और ख्वाहिश होगी कि उसकी मर्जी के लोग आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक डिसिप्लिन है। वैसे केपीके में इस सूरत हाल पर परवेज खट्टर साहब को काफी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है कि उनके रिश्तेदारों को टिकट्स दी गई हैं। टीम पुट करेंगे क्योंकि अब आने वाले जो 2.5 साल है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के जो असल सही। चले मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप लोग क्यों नहीं इसमें फरीक बनने जा रहे हैं? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, अगर आप लोग इसकी मुखालिफत करते हैं या आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए तो दलाइल से बात साबित हो जाए ना। आप लोग क्यों नहीं फरीक बन रहे इस नोटिस में जो ये रेफरेंस है हुकूमती? देखिए, हो सकता है हमारी पार्टी इस मामले में कोई फैसला करे, लेकिन जब अटार्नी जनरल ने भी कह दिया है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मैं समझता हूँ वो बात सामने आ गई है और आइन क्या कहता है वो भी बात सामने मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट आइन के ख़िलाफ़ तो फैसला नहीं दे सकती, ना देगी। इसलिए हम मुतमईन हैं। अगर कोई बात इन्होंने करनी होती माकूल कि जी इसको हमने इम्प्रूव करना है या मुख्तलिफ़ पार्टियों ने अपने इंतखाबात में कुछ वादे किए थे, तो फिर ठीक है, फिर ये बैठ जाते अपोजिशन के साथ। लेकिन ये अपोजिशन के साथ तो बैठना इन्हें गवारा नहीं है। बातें करते हैं और बातें सारी होती हैं बेबुनियाद और झूठी। अभी देख लेना, अभी उन्होंने कहा जी डॉलर से बोझ हट जाता है। डॉलर से क्या बोझ हटा है? 161 रुपये इंटर बैंक रेट है और ओपन मार्केट में महंगा है। तो क्या डॉलर 100 रुपये का हो गया है? और दूसरी बात ये कहते हैं जी बाहर से फॉरेन रेमिटेंसेस, ये कोविड की वजह से दुनिया की मईशतें गर्क हुई हैं और पाकिस्तानी हर जगह से चूँकि नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, उनके जॉब्स ख़त्म हो गए हैं, जो उनके पास पैसे हैं वो लेके वापस पाकिस्तान आ रहे हैं धड़ाधड़। ये 1 महीना 2 महीने और चलेंगे, उसके बाद कौन होगा फॉरेन रेमिटेंसेस के नाम पर ये पैसे देने वाला? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं, जैसे चीनी पे ट्वीट कर दिया था मुबारक हो जी चीनी 81 रुपये हो गई है, लो जी मुबारक हो चीनी 100 से ऊपर फिर चली गई है। महंगाई बिल्कुल है जिस पर हुकूमत को तनकीद का सामना भी है, जिसकी वजह से टफ टाइम जाहिर सी बात है इनको मिलेगा अगर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को ठीक नहीं किया। लेकिन जो सिद्दीकुल फारूक साहब है, आप लोगों के हवाले से तो फिर यही कहा जाता है कि आप महंगाई की बात नहीं है। जी नदीम साहब, देखिए ना, आम लोग या तो उनकी ज़िंदगी में, अवाम की ज़िंदगी में, गरीब और मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी में कोई खुशहाली आई हो, उन्हें रोज़गार मिला हो और उनके जैसे आप कहते हैं महंगाई ख़त्म हुई हो, उनके घरों की रोशनियां जो हैं वो बहाल हुई हों, उनके चूल्हे बुझते चूल्हे जो हैं वो दोबारा रोशन हो गए हों, फिर तो कोई बात है। देखना यह है कि अवाम की ज़िंदगी पे इम्पेक्ट क्या है। इमरान खान साहब रोज़ नई बात कर देते हैं, बातों के आगे तो 9 हल चलते हैं, जुबान के आगे कहते हैं मुहावरा है 9 हल मैं यही तो बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। गरीब आदमी परेशान है और वो सवाल इनसे करता है जिसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। खैर महंगाई बिल्कुल है और इस पर परेशान है, इस पर ये क्या पॉलिसीज आगे आने वाले वक्त में बनाते हैं, किस तरह चीज़ों को ठीक करते हैं, सबकी नजरें हैं इस पर। उनके 2.5-3 साल का अर्सा तो पहले गुजर चुका है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। और मैं बात कर रही हूँ पीडीएम के हवाले से जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर हलचल है, क्योंकि अब सेनेट इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं, इसके साथ साथ जलसे भी किए जा रहे हैं, एहतजाज अपनी तरफ से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, रैलियाँ उनका सिलसिला भी जारी है, लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख अभी तक दी नहीं गई। अच्छा नादिर, मुझे आप ये बताइएगा कि अभी ये सारी सूरत हाल में, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा है कि जितने भी फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुए उनको अवॉइड नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। आप लोगों की अपनी पॉलिसी थी, अपनी हिकमत अमली थी, जिस पर अच्छी बात है कि जो आपके दीगर साथी हैं वो भी आमादा हो गए, अब सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जा रहा है। आगे आने वाले वक्त में हम क्या देखेंगे? क्या आप लोग अवॉइड करेंगे पीडीएम के जो भी फैसला होगा, मतलब जो भी फैसला होगा उसको? देखें, मैं आपके साथ अग्री नहीं करता हूं कि हमने अवॉइड नहीं किया, मगर आपकी दूसरी बात सही थी कि जो भी फैसला हुआ है उस पे फिर तमाम इत्तेहादियों ने अवॉइड किया। अगर हमें किसी चीज़ से अगर इख्तलाफ था तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हमने फिर उन कंसर्न्स को वॉइस किया पीडीएम के प्लेटफॉर्म की मीटिंग्स के दौरान ही, और फिर तमाम इत्तेहादियों ने फिर अग्री किया। जैसे अगर फॉर एग्जांपल सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात हुई तो सब ने इस पर इवेंचुअली अग्री किया, या ज़िमनी इलेक्शंस पे सब ने इवेंचुअली अग्री ही किया ना। ये तो नहीं हुआ कि एक पार्टी नहीं कर रही है दूसरी पार्टी कर रही है। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह तमाम पार्टीज करेंगे, और आगे भी जो भी फैसला होगा इस पे तमाम पार्टीज मुत्तफिक हैं। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए हैं पीडीएम के जलसे में, उसका मकसद ही ये था, ये दिखाना कि हम पीडीएम के साथ हैं, हमने कोई अपना बयानिया या अपना नैरेटिव हमने सेट नहीं किया है। हम इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च भी साथ से करेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे। अगर लॉन्ग मार्च के बाद लॉन्ग मार्च की आपने बात की है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, 31 जनवरी भी अब आने वाली है, अब तो आप लोग सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का आप लोगों ने फैसला भी कर लिया है, और मरियम निजाती उमरा में इजलास भी आज बुलाया है कि टिकट सब किस किस को कैसे दिए जाने हैं। तो ये 31 जनवरी को फिर क्या होने वाला है? इलेक्शन में तो आप लोग हिस्सा ले रहे हैं। देखिए सहरिश, ये तारीखें दी जाती हैं। हमने तारीख दी थी इस्लामाबाद आने की, एक नई सूरत हाल पैदा हुई, कोशिशें बड़ी हो रही हैं हर तरफ से, साजिशें कि जी पीडीएम किसी तरह टूट जाए, किसी तरह हम कुछ कर लें। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पीडीएम की लीडरशिप इतनी सीजनड लीडरशिप है कि अगर कोई नई सूरत हाल पैदा होती है या कहीं इख्तिलाफ राय सामने आता है तो पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाता है और इत्तेफाक राय से मसला हल कर लिया जाता है। और यही जो पीडीएम में ये जो सलाहियत है, ये जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से इमरान खान साहब की रात की नींदें जो हैं वो उड़ी हुई हैं। आप देख लीजिए, वो तो पता नहीं कितनी दफ़ा जाके तो अपना मेकअप करा के तो आते हैं, मेकअप ना कराएं तो उनसे बात। आप लोगों ने आप लोगों के वज़रा के चले भी गए आगे, तो आप लोगों ने उन्होंने वो भी इनकार कर दिया कि भाई हमारे नहीं है और ये सही नहीं है, फेक है। तो मतलब वो तो कह रहे हैं कि फंगस लगी हुई आगे पहुंचाएं। अब तक हमने जितनी बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कायम रहे हैं और आगे बढ़े। मैंने अर्ज़ किया, और इस्तीफ़ों का वक्त ये बिल्कुल एटम बम है, और यही कहा था कि 31 जनवरी तक इस्तीफ़े सारे जमा करा दिए जाएं। तमाम इस्तीफ़े जमा हो गए, ऐलान हो गया। जो चक्कर चलाया था जाली इस्तीफे भेजने का, वो इशू भी खत्म हो गया। अब जब चले देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। नदीम साहब, आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? और दूसरा, अब ये अपोजिशन वाले कहते हैं कि अगर हमारे पीडीएम के इससे प्लेटफॉर्म की हवा गुब्बारे की निकल गई है तो फिर आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप क्यों अपने इजलासों में हिकमत अमलियां बनाते हैं और इस पर गौर करते हैं? देखिए, पहले तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब को अर्ज करूंगा कि नींदें इमरान खान साहब की नहीं हराम हुई। इमरान खान साहब बड़े पुरसुकून है। जिस शख्स की नीयत साफ हो, जिस शख्स को उसको अपनी मंजिल का पता हो, जिसका जाती कोई एजेंडा ना हो, उसको बड़ी सुकून की नींद आती है। नींदें तो उनकी हराम है जो दर बदर मारे फिर रहे हैं। वो कहा ना, फिरते हैं अमीर खार, कोई पूछता नहीं। देखिए, पाकिस्तान तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपनी पॉलिटिकल संबंधी करनी है। जहां तक बात है पीडीएम की, तो ये मैं आपको अर्ज कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप भी इधर है मैं भी यहाँ हूं, कि आसिफ अली जरदारी जिस शख्स का नाम है वो कभी नवाज शरीफ साहब पे भरोसा कर ले। आसिफ अली जरदारी साहब के लफ्ज तारीख का हिस्सा है कि हमें खुदा भी कहेगा नौजुबिल्लाह तो हम नवाज शरीफ का एतबार नहीं करेंगे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इससे बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आज तक किसी सियासी हरीफ। चलिए देखते हैं आगे आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है और क्या आते हैं 31 जनवरी को या नहीं आते हैं। अलबत्ता मोमेंटम बनाने के लिए
ये लोग रैलियां तो निकाल रहे हैं और जलसे भी किए जाएंगे। अगर लॉन्ग मार्च होता भी है तो वो कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि 4 से 5 दिन में इस्लामाबाद तो आप लोग पहुंच ही जाएंगे, रावलपिंडी तो पहुंच ही जाएंगे। क्या होगा ये आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब, सदीकुल फारूक साहब, नादिर गबोल साहब। और जाते जाते मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से वही अपील करूंगी, 26वां रोज़ है, सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है। आपके मंशूर में शामिल था कि वो शख्स जो कि मेरिट पर पूरा उतरता होगा उसको भर्ती किया जाएगा, भर्तियाँ मेरिट पर होंगी। तो खुदारा इस पर थोड़ा गौर कीजिए। और चेयरमैन पेमरा सलीम बेग जो कि मेरिट पे पूरा नहीं उतरते हैं, उनको उनके ओहदे से हटाया जाए, उनकी जगह पे वो शख्स जो कि अहल हो उसे उस ओहदे पर भर्ती किया जाए। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।